आज हाना और आरुष का बर्थडे था। स्वरा और बाकी सब सुबह से उनके बर्थडे की प्रिपरेशंस करने में लगे हुए थे, तभी पीछे से किसी की आवाज आई। स्वरू। स्वरा ने दरवाजे के तरफ देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसने ब्लैक जीन्स और पीले रंग का शॉर्ट कुर्ता पहना हुआ था। गले में मल्टी कलर का छोटा स्कार्फ था। स्वरा ने उस लड़की के तरफ देखा और उसके चेहरे पर खुशी की एक अलग ही लहर आई। पाखी स्वरा। वो लड़की स्वरा के पास आई और उसे प्यार से हग किया। तुम कब वापस आई दिल्ली से स्वरा? कल शाम को डोट। वैसे हमारी बच्चा पार्टी कहाँ है? आई मिस्ड देम अ लॉट पाखी। वो ऊपर है। पर माया कहाँ है? वो वापस नहीं आई, स्वरा ने दरवाजे के तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, उसे कुछ दिन और मॉम डैड के साथ रहना था, इसलिए वो नहीं आई पाखी। स्वरा उसे कुछ कहती उससे पहले ही रोहन ने कहा, तुम्हें भी उसके साथ वही रुक जाना चाहिए था। पहले ही मुंबई में पागलों की कमी नहीं है, ऊपर से तुम वापस आ गई। रोहन की बात सुन सब हंसने लगे और पाखी उसके तरफ गुस्से से देखने लगी। ओह हाँ, तुम्हें तो पागलों के बारे में पता ही होगा। आखिर मेंटल एसाइलम के वॉचमैन जो ठहरे, पाखी ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। रोहन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। तुम रोहन अपनी बात पूरी कर, पता उससे पहले ही आशा, स्वरा की मॉम ने उसे टोकते हुए कहा। बस करो तुम दोनों, इतने बड़े हो गए पर अभी भी बच्चों जैसे झगड़ते हो। पता नहीं कब सुधरोगे, आशा ने इरिटेट होते हुए कहा। रोहन और पाखी दोनों बचपन से ही ऐसे टॉम एंड जेरी की तरह झगड़ते रहते थे, इस वजह से सब उन्हें टॉम एंड जेरी भी कहते थे। यह तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं आशा। बचपन से देखते आ रहे हैं इन्हें। याद है इन दोनों के झगड़ों के वजह से हमेशा राहुल और स्वरा को ही बीच में पिसना पड़ता था। नेत्रा, स्वरा की सास ने कहा, पर राहुल का नाम लेते ही उनकी आंखें नम हो गई। उन्हें पुराने दिन याद आने लगे। राहुल, स्वरा, पाखी, माया, रोहन सबका बचपन साथ में गुजरा। वो पड़ोसी थे। राहुल सब बच्चों में सबसे बड़ा था, पर वो बचपन से ही स्वरा के लिए प्रोटेक्टिव था। स्वरा और राहुल दोनों को जैसे कभी कोई अलग नहीं कर सकता था, वो हमेशा साथ रहते थे। काश आज राहुल भी हमारे साथ होता। नेत्रा की बात सुन सब भावुक हो गए, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। तभी अहाना की आवाज आई। पाखी मासी, आप आ गई। अहाना की आवाज सुन सबके चेहरे पर वापस मुस्कुराहट आ गई। अहाना ने लाइट ब्लू कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, बालों को सेम रंग का चमकीला बेल्ट और बेबी पिन्स लगी हुई थी। ओह, यू आर लुकिंग लाइक प्रिंसेस माई डियर, हैप्पी बर्थडे लिटिल प्रिंसेस। पाखी ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसके गालों पर किस करते हुए कहा। तभी आरुष भी वहां आया। हैप्पी बर्थडे टू यू टू प्रिंस, यू आर गेटिंग हैंडसम डे बाय डे। पाखी आरुष के गालों पर किस करने उसके तरफ झुकी, पर वो पीछे हट गया। मैं अब बच्चा नहीं हूँ। आरुष की बात पर सब हंसने लगे। अहाना और आरुष के फ्रेंड्स आने पर उन्होंने बर्थडे पार्टी शुरू की। आरुष ने कैंडल्स को बुझाते हुए बस एक विश मांगी कि उसे जल्द से जल्द पापा मिल जाएं और उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। बच्चों के लिए स्वरा ने कुछ गेम्स भी प्लान किए हुए थे। सब बहुत एंजॉय कर रहा थे। रोहन और पाखी तो बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे। पर अचानक आरुष छुपके से विहान को उसके कमरे में ले गया और वो दोनों स्वरा के लैपटॉप पर कुछ करने लगे। अगर कोई गड़बड़ हुई तो विहान, कुछ नहीं होगा, हमें बस अकाउंट ही तो बनाना है। आरुष, वो दोनों शादी कॉम पर स्वरा का अकाउंट क्रिएट कर रहे थे। विहान को थोड़ा डर लग रहा था, पर आरुष के लिए पापा ढूंढने से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह फोटो तो ठीक है, पर अब तुम फोन नंबर कौन सा डालोगे? विहान की बात सुन आरुष सोच में पड़ गया, क्योंकि वो घर से किसी का नंबर नहीं दे सकता था।
उसके चेहरे की एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई, पर अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आई। एक नंबर है। दादी का पुराना फोन। उन्होंने उसका कार्ड बंद नहीं किया था। वो अभी भी चल रहा होगा और उसे कोई यूज भी नहीं करता। आरुष ने वो नंबर डाला। आज आरुष बहुत खुश था। होता भी क्यों नहीं, आखिर उसने पापा ढूंढने के लिए पहला कदम जो उठाया था। शिवांश अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। अचानक उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने देखा तो काव्या, शिवांश की बहन, का कॉल था। हेलो शिवांश। शिव, प्लीज आज के दिन विहू को पिक कर लोगे? वो उसके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गया है और मैं एक काम में फंस गई हूँ। काव्या की बात सुन उसने अपनी घड़ी में वक्त देखा। शाम के 5 बज रहे थे। अच्छा ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड करो, इतना कहकर उसने फोन रख दिया। वो उस एड्रेस पर पहुंचा। सामने एक बंगलो था। उसके बाहर एक छोटा सा गार्डन था। वो मैन गेट से अंदर आया तभी किसी ने पीछे से उसका ब्लेजर खींचा। शिवांश पीछे के तरफ मुड़ा। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उस बच्ची ने प्रिंसेस की तरफ फ्रॉक पहना हुआ था। उसकी नीली आंखों में उसके दिल की मासूमियत झलक रही थी। उस बच्ची की नीली आंखें देख उसे एक अलग ही एहसास हो रहा था। एक अलग ही खिंचाव वो महसूस कर पा रहा था। अंकल, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? उस बच्ची ने पूछा। शिवांश अपनी सोच में डूबा हुआ था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उस बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक पेड़ के पास ले आई। वो कैट वहां फंस गई है। आप प्लीज उसे निकाल दो ना, उस बच्ची ने मासूम सी शक्ल के साथ कहा। उसकी वो सुरीली आवाज सुन शिवांश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आई। उसने ऊपर देखा तो पेड़ के डाली पर एक बिल्ली थी जिसका एक पैर डाली में फंसा हुआ था। अंकल, शिवांश ने उस बच्ची के तरफ देखा। उसकी आंखों की मासूमियत उसे पिघला रही थी। उसने अपनी गर्दन से हाँ में इशारा किया और पैर पर थोड़ा चढ़कर उस बिल्ली को नीचे उतारा। शिवांश उस बच्ची के सामने अपने घुटनों पर बैठा। उसने उस बिल्ली को बच्ची के उन छोटे हाथों में दिया। वो बच्ची तुरंत खुशी से मुस्कुराने लगी। उसका मुस्कुराता चेहरा देख शिवांश को अलग ही सुकून मिल रहा था। थैंक यू अंकल, आप बहुत स्वीट हो। उस बच्ची ने शिवांश के गालों पर प्यार से किस किया। आपका नाम क्या है बेटा? शिवांश। अहाना। अहाना ने उस बिल्ली के पीठ से हाथ फेरते हुए कहा। आपका नाम बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह। शिवांश ने अहाना के सिर से प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। सब यही कहते हैं, अहाना ने मासूमियत से जवाब दिया। तभी किसी के अहाना पुकारने की आवाज आई। शिवांश कुछ कहता उससे पहले ही अहाना उस बिल्ली के साथ घर के अंदर भाग गई। कितनी प्यारी बच्ची है और मासूम भी। इसकी आंखें बिल्कुल मेरी नित्या जैसी है। ऐसा लग रहा था कि छोटी नित्या मेरे सामने खड़ी हो। उसने आसमान के तरफ देखा। अगर आज हमारी बच्ची जिंदा होती तो बिल्कुल इसके जैसी होती, है ना नित्या? शिवांश की आंखें थोड़ी नम हो गई। वो वापस घर के तरफ बढ़ा तभी एक बॉल दरवाजे से बाहर आई और उसे पकड़ने के लिए एक बच्चा उसके पीछे भाग रहा था। विहान। उस बच्चे को देख शिवांश ने उसे पुकारा। मामू, आप यहाँ? विहान। हाँ, काव्या बिजी है इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पार्टी खत्म हुई हो तो चले? शिवांश। ओके मामू, मैं मेरे फ्रेंड्स को बाय बोल कर आता हूँ। विहान। रात को खाना खाते वक्त भी शिवांश के चेहरे पर अहाना के बारे में सोचकर बार बार मुस्कुराहट आ रही थी। घर में सब उसका मुस्कुराता चेहरा देख खुश हो रहे थे क्योंकि उस रात के बाद जब वो स्वरा से मिला था, आज वो पहली बार हंस रहा था, खुश लग रहा था। खाना खाने के बाद शिवांश अपने स्टडी रूम में चला गया। करीब 3 दिन बाद उसे ऐसे हंसता हुआ देख रही हूँ। आज उसका मूड ठीक लग रहा है। सुनिए,
मुझे लगता है यही सही मौका है उससे बात करने का, राधा ने देवराज से कहा। तुम सही कह रही हो, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। पर डर है कि वो हर बार की तरह इस बार भी गुस्सा ना हो जाए। देवराज की बात सुन राधा के चेहरे की मुस्कुराहट चली गई। पर उससे बात तो करनी ही पड़ेगी ना भैया। अनिल की बात सुन देवराज ने उन्हें हाँ में इशारा किया। वो शिवांश के स्टडी रूम में गए। शिवांश कोई फाइल पढ़ रहा था। शिव, देवराज की आवाज सुन शिवांश ने सामने देखा। जी पापा। शिवांश, अगर तुम बिजी ना हो तो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देवराज, हाँ कहिए ना। शिवांश ने फाइल नीचे रखते हुए कहा। देवराज के चेहरे के भाव देख वो समझ गया कि वो कोई बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। देवराज शिवांश के सामने की कुर्सी पर बैठे। उन्होंने खुद के दिल में चल रही कश्मकश को दूर किया और अपनी बात उसके सामने बयां करने लगे। शिव, पिछले 6 साल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। नित्या के जाने के बाद जैसी तुम्हारी जिंदगी वही रुक गई। मैं जानता हूं तुम नित्या से बहुत प्यार करते थे। पर देवराज की बात को बीच में ही काट कर शिवांश ने कहा। करते थे नहीं, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। आपको जो कहना है साफ साफ कहिए। शिवांश, ठीक है, हम चाहते हैं कि तुम अब शादी कर लो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हारी माँ ने तनुजा को तुम्हारे लिए पसंद किया है। देवराज की बात सुन शिवांश को गुस्सा आ गया। पापा प्लीज, मैंने पहले ही कहा है कि। शिवांश की बात बीच में ही काटकर देवराज ने कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहते, यही ना? यही हम पिछले 6 साल से सुनते आते हैं शिव। पर अब नहीं, तुम्हें तनुजा से शादी करनी ही पड़ेगी। देवराज ने भी गुस्से में कहा, क्योंकि पिछले 6 साल से ना सुन सुनकर वो थक चुके थे। उन्हें शिवांश के भविष्य की चिंता होने लगी थी। आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। पहले भी आपने ऐसा ही किया था, पर इस बार नहीं। शिवांश ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। हाँ, जानता हूं। पहले भी हमने तुम्हारे मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी करवाई थी, पर फिर तुमने खुश उसे एक्सेप्ट किया था, उसके साथ खुश रहने लगे थे। वैसे ही तुम तनुजा के साथ भी खुश रहोगे, उसे भी एक्सेप्ट। देवराज, हाँ किया था मैंने उसे एक्सेप्ट, क्योंकि प्यार करने लगा था उससे। और आप मेरी नित्या को उस तनुजा के साथ ना ही तो ले तो अच्छा है। इतना कहकर शिवांश गुस्से में घर से चला गया। वो बहुत स्पीड में कार चला रहा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने एक सुनसान जगह पर कार रोकी। दूर दूर तक वहां कोई भी था। क्यों कोई मुझे नहीं समझता? मेरे प्यार को नहीं समझता? क्यों? सबको लगता है कि शादी के बाद मैं खुश रहने लगूंगा, पर नहीं। मैं कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो नित्या। मेरी जिंदगी भी तुम्हारे जिंदगी के साथ ही सालों पहले खत्म हो चुकी है। वो क्यों नहीं समझते? तब भी उन्होंने ऐसे ही जबरदस्ती की थी, और आज भी। शिवांश को वो पल याद आया जब पहले उसकी शादी तय हुई थी। फ्लैशबैक। शिवांश ने हाल ही में ही अपनी पढ़ाई खत्म करके कंपनी ज्वाइन की थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो मेहनत करके कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता था, इसलिए वो उसकी जिंदगी और उसके काम में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता था। एक दिन जब वो मीटिंग से घर आया तब उसने देखा कि उसके पापा और दादू उसका इंतजार कर रहे थे। पापा, दादू, आप लोग अभी तक सोए क्यों नहीं? बहुत रात हो चुकी है। शिवांश, हमें तुमसे बात करनी थी। शिवांश के पापा ने कहा। इतनी रात को डोट? कल सुबह भी तो बात कर सकते थे ना? शिवांश, कल सुबह तक रुक नहीं सकते थे? हमारे पास वक्त बहुत कम है। दादू की बात सुन शिवांश कंफ्यूज हो गया।
वो कुछ समझ नहीं पा रहा था सिवाय इसके कि कुछ तो गड़बड़ है। तो कहिए, क्या बात है? शिवांश ने पूछा। बताता हूं, पर उससे पहले तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। मैं जो कहूंगा तुम करोगे। दादू की बात सुन शिवांश ने देवराज के तरफ देखा, पर उनके चेहरे के भाव वो समझ न सका। दादू, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? आप जानते हैं मैं आपकी कोई बात नहीं टाल सकता। आप बताइए बात क्या है? शिवांश। पहले वादा करो शिव। दादू। ठीक है, वादा करता हूं। अब तो बताइए, आखिर बात क्या है? शिवांश चिंता में पड़ गया। उसका दिमाग उसे कह रहा था कि उसने वादा करके बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है, सुनो। मेरा एक बचपन का दोस्त है आलोक। वो गांव में रहता था, पर कुछ सालों पहले उसके एकलौते बेटे और बहू की एक्सीडेंट में मौत हो गई। पीछे रह गई उनकी छोटी बच्ची। इतने सालों तक मेरे दोस्त ने अकेले उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पर 6 महीने पहले उसे पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पर वो परेशान है क्योंकि उसके जाने के बाद उसकी पोती इस दुनिया में अकेली रह जाएगी। उस बच्ची का इस दुनिया में और कोई नहीं। दादू इतना कहकर रुक गए। शिवांश कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो डॉक्टर तो था नहीं कि वो दादू के दोस्त को ठीक कर सके। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शिवांश। आलोक मौत से पहले अपनी पोती को सुरक्षित हाथों में सौंपना चाहता है, उसकी शादी देखना चाहता है। और इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे शादी करो। दादू की बात सुन कुछ पल के लिए शिवांश कुछ समझ नहीं पाया। दादू, आप आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं और शादी? शिवांश ने थोड़ा हंसते हुए कहा, पर उसके दादू के चेहरे के सीरियस भाव देख वो समझ रहा था कि यह कोई मजाक नहीं। मेरे तरफ देखकर लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। दादू की बात सुन अब शिवांश पर मानो आसमान टूट पड़ा था। दादू, आप जानते हो आप क्या कह रहे हो? मैं और शादी? वो भी इतनी जल्दी? मैं सिर्फ 23 साल का हूँ। अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। मेरे काफी सपने हैं जो अभी तक मुझे पूरे करने हैं। और मैं जिस लड़की को जनता तक नहीं हूँ, उससे कैसे शादी कर लूं? पापा, आप प्लीज दादू को समझाइए। शिवांश ने इरिटेट होते हुए कहा। वो अपने दादू से बहुत प्यार करता था। शिवांश दादू का लाडला था, पर वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ऐसे ही नहीं ले सकता था। शिव, वो बहुत अच्छी लड़की है। उस बिचारी बच्ची का कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। और सपने तुम शादी के बाद भी पूरे कर सकते हो देवराज। हाँ, तो उसे घर ले आते हैं ना? वो हमारे घर पर रह सकती है। उसके लिए शादी की क्या जरूरत है? शिवांश। शिव, आलोक उसकी शादी देखना चाहता है। उसने मुझे उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने के लिए कहा है। और तुमसे अच्छा लड़का कोई और हो ही नहीं सकता। मैंने उस लड़की को देखा है। वो बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। दादू। दादू, आप समझ क्यों नहीं रहे? शिवांश। बस शिव, तुमने मुझे वादा किया था, अब तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकते। दादू ने थोड़े गुस्से में कहा। शिवांश का भी अब पारा चढ़ चुका था। नहीं दादू, मैं यह शादी नहीं कर सकता। मैं जिसका नाम तक नहीं जानता, उसके साथ जिंदगी कैसे बिता सकता हूँ? और मुझे इतनी जल्दी शादी करनी भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। नहीं निभाना मुझे कोई वादा। शिवांश गुस्से में चिल्लाया। वो पहली बार अपने दादू के सामने चिल्ला रहा था, उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहा था। शिव,
यह कोई तरीका है अपने दादू से बात करने का, देवराज ने गुस्से से कहा। और बहस नहीं। आलोक के पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारी शादी मैं तय कर चुका हूं। और परसों ही तुम्हारी शादी है नित्या के साथ, दादू। शिवांश अब अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। वो तुरंत अपने कमरे में चला गया। एंड ऑफ द फ्लैशबैक। स्वरा ने सिंघानिया मैंशन में काम शुरू कर दिया था। वो और उसकी टीम सबके इरादों पर खड़े उतरने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। करीब सब ही कमरों का काम वो शुरू कर चुके थे सिवाय सेकंड फ्लोर के। दोपहर का वक्त हो गया था। स्वरा गार्डन की प्रिपरेशन देख रही थी, तभी पीछे से रिया की आवाज आई। मिस अग्रवाल। मैंने कहा ना मुझे स्वरा कहो, स्वरा ने थोड़ा झूठा रूठना दिखाकर कहा। क्योंकि स्वरा ने कई बार रिया से कहा था कि वो उसे इतने फॉर्मल नाम से ना पुकारे। अच्छा ठीक है, पर आप मुझसे बड़ी है तो सीधा नाम से तो नहीं पुकार सकती। अगर आपको दी पुकारूं तो चलेगा रिया। चलेगा नहीं दौड़ेगा। स्वरा की बात पर रिया हंसने लगी। मैं तो जिस काम के लिए आई थी वही भूल गई। चलिए मैं आपको सेकंड फ्लोर दिखती हूँ। वहां बस एक रूम में रेनोवेशन करवाना है। और जिम में भी कुछ अलग अगर आप कर पाओ तो हरिया। अच्छा ठीक है, चलो स्वरा के कहते ही वो दोनों घर में आए। वो सीढ़ियों के पास पहुंचे तब कोमल ने उन्हें रोका। तुम दोनों कब से धूप में बाहर थी? यह जूस पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। कोमल के कहते ही रिया ने जूस का ग्लास उठाया। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, स्वरा ने एक छोटी मुस्कुराहट के साथ मना किया। दी लीजिए ना, आपको एनर्जी आएगी। रिया के जिद करने पर स्वरा ने भी जूस लिया और वो दोनों सेकंड फ्लोर पर चली गई। रिया ने दिया को जिम दिखाई। वहां के कलर और कुछ चीजें उन्हें चेंज करवानी थी। राघव भाई निकल चुके हैं, वो आते ही होंगे। चलिए तब तक मैं आपको उनकी रूम दिखाती हूँ, फिर वो आने पर आपको चेंजेस बता देंगे। रिया दोनों जिम से बाहर आई। सामने दो कमरे थे। इस फ्लोर पर तो दो बेडरूम है, तो दूसरे में रेनोवेशन नहीं करवाना? स्वरा ने प्रश्नार्थक नजर से पूछा। नहीं, एक्चुअली वो कमरा मेरे भाभी ने खुद अपने हाथों से सजाया था। उस कमरे की हर चीज भाभी के पसंद की है और इसीलिए भाई कमरे में रेनोवेशन नहीं करवाना चाहते। रेनोवेशन छोड़ो, अगर सफाई करते वक्त छाया आंटी से गलती से भी कोई चीज इधर की उधर हो जाए तो सबको भाई के गुस्से का सामना करना पड़ता है, रिया ने कहा। उसकी बात सुन स्वरा सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस घर में बहू भी है। ना उसने कभी किसी और लड़की को घर में देखा था सिवाय रिया के। वो बातें करते हुए ही उन कमरों के तरफ बढ़ रही थी। स्वरा रिया से उसके भाभी के बारे में पूछने ही वाली थी कि अचानक रिया का पैर फिसला और उसका जूस स्वरा के कपड़ों पर गिर गया। स्वरा ने तुरंत उसे पकड़कर गिरने से बचाया और ठीक से खड़े रहने में मदद की। तुम ठीक हो ना? स्वरा ने चिंता में पूछा। हाँ, रिया ने स्वरा के कपड़ों के तरफ देखा। ओह गॉड, सॉरी, आपकी ड्रेस खराब हो गई। राघव भाई के वॉशरूम में आप ड्रेस साफ कीजिए, तब तक मैं किसी को यह साफ करने के लिए बुलाती हूँ। रिया इतना कहकर जल्दी से नीचे चली गई। स्वरा ने सामने देखा दो कमरे थे। उसे पता नहीं था कि राघव का कमरा कौन सा है। वो ऐसे ही अपने ड्रेस को झटकते हुए एक कमरे में चली गई। उसका पूरा ध्यान उसके ड्रेस पर था। उसने कमरे के तरफ ठीक से देखा भी नहीं और वैसे ही एक दरवाजा खोल वॉशरूम के अंदर चली गई। उसने अपनी ड्रेस साफ की और बाहर आई। अब उसका ध्यान रूम के चीजों पर गया। दीवारों पर लाइट पर्पल कलर था। उसी के थोड़े डार्क शेड के और व्हाइट रंग के पर्दे खिड़कियों पर लगे हुए थे। पूरे रूम में कुछ हाथों से बनाई हुई चीजें लगी हुई थी। अचानक स्वरा का ध्यान सामने के दीवार पर लगी बड़ी फोटो पर गया। उस फोटो में एक लड़की थी
जिसने काले रंग की डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी, रसमलाई के तरह गोरा रंग, गले में छोटा मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट। पर स्वरा की आंखें बस उस लड़की के आंखों पर जा रुकी, क्योंकि उस लड़की के आंखों का रंग भी नीला था, बिल्कुल स्वरा की तरह। ना जाने क्यों पर स्वरा को वो चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। स्वरा फोटो देखते हुए ही उसके तरफ बढ़ी। अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर वो उस तस्वीर को छूने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसका वो हाथ पकड़ लिया। कौन हो तुम? और मेरे कमरे के चीजों को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। स्वरा तुरंत पीछे मुड़ी और सामने खड़े इंसान को देख चौंक गई। पर सिर्फ वही नहीं, सामने खड़ा लड़का भी उसके तरफ हैरानी और गुस्से से देख रहा था। तुम, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? सबसे पहली बात, तुम यहाँ आई कैसे? शिवांश ने गुस्से में पूछा। पर जैसी ही उसकी नजर स्वरा के आंखों पर गई, वो रुक गया। उसकी आंखें उसे नित्या की याद दिला रही थी। तुम, और क्या मतलब यह तुम्हारा कमरा है? स्वरा ने भी थोड़े गुस्से में पूछा और शिवांश की पकड़ से अपना हाथ छोड़ने की कोशिश करने लगी। स्वरा की आवाज सुन शिवांश उसके आंखों के जाल से बाहर आया और उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो स्वरा से ज्यादा खुद पर गुस्सा था, क्योंकि वो बार बार ना चाहते हुए भी स्वरा के तरफ खींचा जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से स्वरा का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। वही मतलब जो होता है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? मेरे घर में मेरे कमरे में क्या कर रही हो? शिवांश ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए पूछा और स्वरा ने दर्द में अपनी आंखें बंद कर ली। और मेरे घर में सुन तो मानो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा कमरा है। आह, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। स्वरा अपना हाथ छुड़वाने के लिए संघर्ष कर रही थी। शिवांश ने अचानक उसका हाथ छोड़ा। सपोर्ट जाने के वजह से वो खुद को बैलेंस ना कर पाई और गिरने लगी, पर उसने तुरंत साइड टेबल को पकड़ा खुद को गिरने से बचाने के लिए। पर उसकी इस झटपट में उस टेबल पर रखी हैंडमेड फोटो फ्रेम नीचे गिर गई। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। स्वरा ने शॉक होकर उस फोटो फ्रेम के तरफ देखा। उसमें शिवांश और नित्या एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे। उनके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो फोटो फ्रेम खुद नित्या ने अपने हाथों से बनाई थी। शिवांश का पारा अब 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। उसके आंखों में दर्द, गुस्सा, तड़प, बहुत सारे भाव एक साथ नजर आ रहे थे। स्वरा ने उसके तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और नम भी। उसे ऐसे देख स्वरा को दुख हो रहा था। उसे बुरा लग रहा था। शिवांश गुस्से में स्वरा की तरफ बढ़ा। स्वरा डर के मारे एक कदम पीछे हटी, पर इससे पहले कि शिवांश अपना गुस्सा निकाल पाता या कुछ कर पाता, रिया वहां आ गई। भाई, रिया ने जैसे ही नीचे टूटकर बिखरी हुई फोटो फ्रेम को देखा, उसने डर और चिंता में अपने मुंह पर हाथ रखा। भाई, दी को पता नहीं था यह आपका कमरा है। वो राघव भाई के रूम के रेनोवेशन के लिए, इससे पहले कि रिया अपनी बात पूरी कर पाती, शिवांश ने गुस्से में जोर से स्वरा का हाथ पकड़ा और ऐसे ही खींचकर वो उसे दरवाजे के तरफ ले गया। रिया भी डर के मारे उनके पीछे गई। शिवांश ने स्वरा को अपने कमरे के बाहर धकेल दिया। वो गिरती उससे पहले ही रिया ने उसे पकड़ा। स्वरा के तरफ एक नजर देख शिवांश ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। दी, आप ठीक है ना? आई एम रियली सॉरी। सब मेरी गलती है। मुझे आपको राघव भाई के रूम में छोड़कर जाना चाहिए था। मैं जानती थी कि शिव भाई को नहीं पसंद कोई उनके कमरे में बिना उनके मर्जी के जाए, और फिर भी मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं भाई की तरफ से भी माफी मांगती हूँ, रिया ने नम आंखों के साथ कहा। नहीं रिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी गलती थी। मुझे ऐसे ही किसी के कमरे में नहीं जाना चाहिए था।
और रही बात तुम्हारे भाई की, तो लगता है उनका गुस्सा हमेशा सातवें आसमान पर रहता है। स्वरा: नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल वो फ्रेम भाभी ने खुद अपने हाथों से बनाई थी, इसलिए भाई के लिए वो किसी ट्रेजर से कम नहीं थी। भाभी के जाने के बाद भाई ने उनकी हर एक चीज किसी खजाने के तरह संभाल कर रखी है। पर उनकी यादों की वो अनमोल फ्रेम टूटकर बिखर गई, बस इसलिए भाई इतना गुस्सा हुए। रिया स्वरा को समझाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी भाभी, क्या वो उन्हें छोड़कर चली गई? स्वरा ने रिया के आंखों में आंसू देख बहुत मुश्किल से यह सवाल पूछा। हाँ, और वो इतनी दूर जा चुकी है कि भाई चाहे जो कर ले वो उन्हें वापस नहीं ला पाएंगे, रिया ने रोते हुए कहा। पर रिया की बात स्वरा समझ न सकी। क्या मतलब? स्वरा ने रिया के आंखों के आंसू पोंछते हुए पूछा। शी इज डेड। यह सुन स्वरा के मानो पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था शिवांश के लिए। भाई भाभी से बहुत प्यार करते थे। आपको पता है कि सच्चा प्यार इस दुनिया में मौजूद है, इस बात का यकीन मुझे भाई को देखकर होता है। 6 साल हो चुके हैं भाभी को गए, पर आज भी भाई उनकी यादों में जी रहे हैं। आज भी वो भाभी से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले करते थे। रिया की बात सुन स्वरा की आंखें नम हो गई। घर आने पर भी स्वरा के मन से दोपहर की बातें नहीं जा रही थी। बार बार शिवांश और उसकी बीवी का ख्याल उसके मन में आसात था। उस फ्रेम के टूटने के वजह से वो खुद को दोष दे रही थी। उसे शिवांश से माफी मांगनी थी, पर उसका सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। स्वरा बेटा, कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान लग रही हो और तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया, संजय ने चिंता से पूछा। नहीं पापा, बस ऐसे ही नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही थी। आप अभी तक सोए नहीं? स्वरा: मैं सोने ही जा रहा था। तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। इतना कहकर संजय वहां से चले गए। स्वरा अपने कमरे में आई और उसने दीवार पर टंगी अपनी शादी के फोटो के तरफ देखा। उस फोटो में वो बहुत खुश लग रही थी। एक अलग ही चमक थी उसके और राहुल के चेहरे पर। मुझे उनसे सच में माफी मांगनी होगी, नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। पर कैसे मांगू माफी? अगर मैं उनके नजरों के सामने भी गई तो वो पक्का मुझे दीवार में चुनवा देंगे। आपको क्या लगता है राहुल, मुझे क्या करना चाहिए? स्वरा: सुबह स्वरा जल्दी सिंघानिया मैंशन चली गई, क्योंकि उसे शिवांश से माफी मांगनी थी। पर वहां जाकर उसे पता चला कि वो सुबह बहुत जल्दी ऑफिस चला गया था। उसने सब घर वालों से वापस माफी मांगी, पर उनके हिसाब से स्वरा की कोई गलती थी ही नहीं। रिया, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? स्वरा ने पूछा। हाँ, कहिए ना, क्या मदद चाहिए? रिया: वो मुझे उस फ्रेम के टूटने का बहुत अफसोस हो रहा है, इसलिए मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे वो टूटी हुई फ्रेम लाकर दे सकती हो? स्वरा: सॉरी दी, पर अगर भाई को पता चला कि किसी ने उस फ्रेम को हाथ लगाया है तो वो और गुस्सा हो जाएंगे। रिया: पर मैं उस फ्रेम को बस ठीक करना चाहती हूँ, स्वरा ने दुखी होते हुए कहा। क्योंकि जब से उसे पता चला था कि वो फ्रेम शिवांश के लिए कितनी मायने रखती थी, तब से उसे बेचैनी हो रही थी। ठीक है, मैं आपको वो फ्रेम लाकर देती हूँ, पर भाई के आने से पहले आपको वो वापस उसकी जगह पर रखनी होगी, नहीं तो इस बार महाभारत शुरू हो जाएगी। रिया वो फ्रेम लाने चली गई। स्वरा ने बहुत सावधानी से उस फ्रेम को जोड़ा और वो वापस शिवांश के कमरे में उसी जगह पर रख दी जहां वो थी। साथ ही उसके बाजू में एक छोटी नोट भी रखी। स्कूल छूटने के बाद विहान और आरुष क्लासरूम से बाहर आ रहे थे। क्या शादी कॉम पर से किसी का कॉल आया? विहान ने उत्सुकता से पूछा। नहीं,
मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक किसी का कॉल क्यों नहीं आया। मम्मा इतनी ब्यूटीफुल है, फिर भी किसी ने कॉल नहीं किया। आरुष ने उदास चेहरे के साथ कहा, तू फिक्र मत कर, कोई न कोई जरूर कॉल करेगा। हम तुम्हारे लिए पापा ढूंढ ही लेंगे, विहान ने आरुष को हौसला देते हुए कहा। रात को स्वरा के मायके वालों को और पाखी को भी डिनर पर बुलाया गया था। सब साथ में बातें कर रहे थे, पर स्वरा बस शिवांश के बारे में सोच रही थी। रह रहकर उसके दिल में एक ही बात आ रही थी कि शिवांश और गुस्सा ना हो जाए। स्वरू, स्वरू कहाँ खोई हुई है तू? मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूँ, पाखी ने स्वरा के पास आकर पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही स्वरा। अच्छा ठीक है, चलो सब इंतजार कर रहे हैं। पाखी के कहते ही स्वरा उसके साथ हॉल में गई। वहां सब लोग बैठे मस्ती कर रहे थे। आरुष और अहाना के साथ खेल रहे थे। आरुष, अहाना, काफी वक्त हो चुका है, चलो अभी अपने कमरे में जाकर सो जाओ, नेत्रा ने कहा। नहीं दादी, हमें खेलना है, आरुष और अहाना जिद करने लगे। दादी ठीक कह रही है, तुम दोनों को सुबह स्कूल भी तो है, चलो अभी सोने। स्वरा, ठीक है मम्मा। आरुष ने तुरंत स्वरा की बात मान ली। स्वरा बच्चों को उनके कमरे में ले गई उन्हें सुलाने के लिए। स्वरा और बच्चों के जाते ही नेत्रा ने उदास चेहरे के साथ कहा, कुछ दिनों में राहुल का जन्मदिन आने वाला है। 6 साल हो चुके हैं उसे गए, पर आज भी लगता है कि वो वापस आएगा। नेत्रा की आंखें आंसुओं से नम हो गई। वो हमेशा अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड रहता था। मुझे आज भी याद है, उसने उसके बर्थडे के दिन ही स्वरा को प्रपोज किया था। कितने खुश थे ना वो दोनों उस दिन। राहुल स्वरा से सच में कितना प्यार करता था, पाखी ने अपने आंसू पूछते हुए कहा। हाँ, सही कहा, उसके लिए स्वरा ही सब कुछ थी। याद है जब उसे पता चला था कि स्वरा प्रेग्नेंट है। ओह गॉड, उसने पूरा हॉस्पिटल सिर पर उठा लिया था। मैं पापा बनने वाला हूँ, चिल्ला चिल्लाकर। रोहन की बात सुन सब हंसने लगे, पर साथ ही सबकी आंखों में आंसू भी थे। मुझे लगता है कि हमें स्वरा से बात करनी चाहिए उस बारे में, जयदीप, स्वरा के डैड, ने कहा। हाँ सही कहा आपने, कब तक वो अकेली जिंदगी बताएगी, आशा, स्वरा की मोम ने कहा। सब लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि स्वरा वहां आई और सब अचानक शांत हो गए, पर थोड़ी हिम्मत कर संजय ने बात शुरू की। स्वरा बेटा, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। संजय, हाँ पापा कहिए ना, स्वरा ने पूछा। संजय ने एक बार सब पर नजर घुमाई। सब उन्हें आंखों से बात करने के लिए इशारा कर रहे थे। हमें लगता है कि अब तुम्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। मतलब कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और बच्चों को भी तो पिता के प्यार की जरूरत है। संजय की बात सुन स्वरा चौंक कर उनके तरफ देखने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो शादी की बात करेंगे। पापा, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कोई शादी नहीं करनी है। और रहा बच्चों का सवाल, तो उनके लिए आप सबका और मेरा प्यार काफी है। स्वरा ने थोड़े गुस्से में कहा, क्योंकि वो अपने माँ और पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर उसने शादी की तो वो अकेले पड़ जाएंगे। स्वरा बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रही? अकेले जिंदगी बिताना आसान नहीं होता। नेत्रा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास 2 माँएं हैं जो मुझसे इतना प्यार करती हैं, 2 पापा है जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, भाई है जो मेरा ख्याल रखते हैं, पाखी जैसी दोस्त है, 2 बच्चे हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, स्वरा ने नम आंखों के साथ कहा। पर स्वरा, रोहन की बात को बीच में ही काट कर स्वरा ने कहा, भाई प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और माँ पापा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो?
क्या मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ? स्वरा ने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए कहा। स्वरा की बात सुन संजय और नेत्रा को लगा मानो किसी ने उनके दिल पर घाव कर दिए हो। यह कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटियां माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं होती, नेत्रा ने स्वरा को हग करते हुए कहा। उनके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तो शादी की बात वापस मत कीजिएगा, इतना कहकर स्वरा अपने कमरे में चली गई। हमें उसे सच बता देना चाहिए, शायद फिर वो शादी के लिए मान जाए, रोहन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? अगर उसे सच पता चला तो वो टूट जाएगी, उसकी पूरी जिंदगी बिखर जाएगी, पाखी ने गुस्से से कहा। मैं उसके भलाई के लिए ही कह रहा हूं। आखिर कब तक हम उससे सच छुपाएंगे? उसे पूरा हक है सच जानने का, रोहन। और उसे सच पता चलने के बाद क्या होगा यह सोचा है तुमने? अगर उसकी थोड़ी भी चिंता है तो जिस झूठ के साथ वो जी रही है उसे जीने दो सुकून से, पाखी। शिवांश रात को देर से घर आया क्योंकि उसने फ्रेम टूटने के गुस्से में घर वालों को काफी परेशान किया था, इसलिए वो किसी को फेस नहीं करना चाहता था। उसे लगा था कि सब सो गए होंगे, पर जैसे ही वो हॉल में आया लाइट्स ऑन हो गए। सोफे पर राघव और रिया बैठे हुए थे। तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? शिवांश। नहीं भाई, हम आपका इंतजार कर रहे थे। वैसे आपने खाना खाया? रिया। नहीं, मुझे भूख, शिवांश की बात काटकर राघव ने कहा। अच्छा हुआ, क्योंकि हमें बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, राघव ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या मतलब तुम दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया? शिवांश ने चिंता में पूछा। नहीं, हम आज हमारे भाई के साथ खाना खाना चाहते थे। अब चले, मेरे पेट में अब डायनासोर दौड़ रहे हैं। रिया की बात सुन शिवांश के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई। वो तीनों डाइनिंग रूम में गए। छाया जी ने उन्हें खाना परोसा और वो तीनों खाना खाने लगे, पर राघव और रिया एक दूसरे से आंखों से इशारे में बातें कर रहे थे, जो शिवांश के आंखों से छुपा नहीं। तुम्हें कुछ कहना है? शिवांश ने उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। भाई, वो राघव कहने की कोशिश करने लगा। क्या बात है, साफ साफ कहो। मैं इतना भी भूखा नहीं हूं कि तुम दोनों को खा जाऊंगा। शिवांश की बात सुन वो दोनों मुस्कुराए। फिर रिया ने एक लंबी सांस ली और कहने लगी। भाई, कल जो भी हुआ उसमें दी की कोई गलती नहीं थी। उनकी ड्रेस पर मेरे हाथ से जूस गिर गया था और मैंने उन्हें कहा कि वो राघव भाई के कमरे में जाकर साफ कर सकती है, पर मैं उन्हें राघव भाई का कमरा कौन सा है यह बताना भूल गई और वो गलती से आपके कमरे में चली गई। उन्होंने कुछ जानबूझकर नहीं किया था। आई एम सॉरी, सब मेरी गलती थी। प्लीज आप नाराज मत होइए, रिया ने अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए कहा। शिवांश को बहुत बुरा लगा अपनी बहन के आंखों में ऐसे आंसू और डर देख। यह क्या कर रहा हूं मैं? 6 साल से मैं अपने आप पर काबू कर रहा था, पर आजकल क्या हो गया है मुझे? मेरे गुस्से के वजह से घर वालों को तकलीफ हो रही है। नहीं, मुझे अपनी फीलिंग और गुस्से पर काबू करना होगा। पर पिछले कुछ दिनों से खुश रहने का नाटक करना, झूठा मुस्कुराना सब बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अब नहीं जिया जा रहा तुम्हारे बगैर, नित्या। शिवांश, इट्स ओके, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और अब उस बारे में ज्यादा मत सोचो। वैसे तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी? तुम्हारी फेवरेट अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स, शिवांश ने अपने दिल का दर्द छुपाकर हंसते हुए कहा। रिया तुरंत खुशी के मारे उछलने लगी। वाओ भाई, सिर्फ उसके लिए? और मेरा क्या? राघव ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा। पर उसकी बात सुन शिवांश हंसने लगा। हाँ, तुम्हारे लिए भी।
तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम मंगवा दूंगा। शिवांश ने ड्राइवर के हाथों आइसक्रीम मंगवाई। तीनों भाई बहन बातें और मस्ती करते हुए आइसक्रीम खाने लगे। इस बात से अनजान के ऊपर से कोई उन्हें देख रहा था। आखिरकार शिवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कितने दिनों बाद बच्चे इतने खुश दिख रहे हैं, अनिल ने देवराज से कहा। हाँ, भगवान करे इनके मुस्कुराते चेहरों को किसी की नजर ना लगे, देवराज ने नम आंखों के साथ कहा। आइसक्रीम खाकर अपने भाई और बहन से थोड़ी बातें करने के बाद शिवांश अपने कमरे में आया। उस कमरे में उसे अलग ही सुकून मिलता था, क्योंकि कमरे की हर चीज के साथ नित्या की यादें जुड़ी हुई थी। वो फ्रेश होकर अपने बेड पर बैठा कुछ सोच रहा था कि अचानक उसका ध्यान टेबल पर रखी फोटो फ्रेम पर गया। वो तुरंत टेबल के करीब गया। वो फोटो फ्रेम जो टूटकर बिखर चुकी थी, वो वापस पहली की तरफ ठीक दिख रही थी। उसने उस फ्रेम को हाथ में लिया और नित्या के चेहरे पर से प्यार से हाथ सहराया। फिर उसका ध्यान साइड में रखे नोट पर गया। आई नो इट इज प्रेशियस टू यू। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू फिक्स इट। आई होप यू विल फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। स्वरा। नोट पर शिवांश के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आई। ओह, तो तुम्हारा नाम स्वरा है। थैंक्स स्वरा इसे ठीक करने के लिए। एक मिनट, नित्या की फ्रेम को उसने छुआ पर मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब कोई नित्या की चीजों को हाथ लगाता है। तो मुझे इस लड़की पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? शायद इसलिए कि उसने फ्रेम वापस ठीक कर दी। और शिव स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट गर्ल। पर उसकी कई बातें मेरी नित्या जैसी है। नित्या भी ऐसे ही नोट लिखकर मुझे मनाया करती थी। आई मिस यू नित्य। शिवांश।